बेलन से राक्षसी सासू माँ शारदा बहू अनामिका को पीट रही होती है। अनामिका रोते रोते आंसू पोंछते हुए कहती है, मत मारिए माँ जी, मत मारिए। आप जो कहेंगी वही सुनूंगी, जो करने को कहेंगी मैं वही करूंगी, पलट के जवाब भी नहीं दूंगी। पर इससे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, मत मारिए। इस तरह कहते हुए अनामिका शारदा के पैर पकड़ के विनती करने लगती है। लेकिन शारदा अनामिका को गुस्से से देखते हुए कहती है, ये डर हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर ना कही तो तुम्हारे सर को मैं टुकड़े टुकड़े में काट दूंगी। किसी बात के लिए ना बोलोगी तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगी, और अगर अहंकार दिखाने गई तो तुम्हारे सुंदर बालों को काट के हाथ में दे दूंगी, याद रखना। इस तरह कहते हुए शारदा अपने रसोई के प्रवेश द्वार को तोड़ देती है। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो दरवाजे के पास ही खड़ी है। अरे ये सब सपना है, अगर ये सच हो जाता तो अच्छा होता। घमंडी बहू का कम से कम घमंड तो नीचे उतर जाता। मेरे पैरों के पास बैठी रहती कुत्ते की तरह, मेरी हर बात मानती, और जब मैं उससे खेलना चाहती वो मछली की तरह मेरे साथ खेलती। वो सोच ही रही थी कि प्रसाद बाहर से एक कवर लेके भागते हुए शारदा की तरफ आते हैं। सुबह सुबह तुम खड़ी होकर सपना देख रही हो? क्यों, सपना देखने के लिए भी इस घर की अहंकारी बहू से परमिशन लेनी होगी क्या? इस तरह सोच ही रही थी कि उधर अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अहंकारी बहू अपनी खूबसूरती देखते हुए जोर जोर से चिल्ला के कहती है, सासू माँ पूरी बनके तैयार है कि नहीं? उसकी आवाज सुनकर घबराते हुए शारदा प्रसाद दोनों ही जल्दी जल्दी किचन की तरफ जाते हैं। शारदा, इस कवर में पूरी का आटा है, पहले बहू को जितना चाहिए बना के दे दो, बाद में हम अपने लिए धीरे धीरे बनाएंगे, समझी ना? ठीक है जी, आप जाके फ्रिज से आलू लेकर आ जाइए और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए। ठीक है शारदा। ऐसा कहकर प्रसाद फ्रिज के पास जाते हैं। फ्रिज से आलू निकाल के वो किचन में ले आते हैं। शारदा पूरी बनाने लगती है। उधर अनामिका का पति रमेश वो बाथरूम में कपड़े धो रहा होता है। ये कैसा पागल पति है, घर में वॉशिंग मशीन रहने के बाद भी उसे कपड़े धुलवाना ही है। जिस दिन मेरा ये धैर्य खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ये अनामिका को सब पता चलेगा। ऐसा सोचकर वो बदले के भाव से साड़ी उठाकर पटक पटक के धोने ही वाला था कि अनामिका वहाँ पे आके हाजिर हो जाती है। लगता है आप मुझसे बहुत नाराज है। तुम इतनी अच्छी हो अनामिका, तुम्हारे ऊपर क्यों नाराज हूँ भला? सच में आप गुस्से में नहीं हो? तुम पे कोई नाराजगी नहीं है, तुमसे प्यार है, इसीलिए तो जो तुम कहती हो मैं वही करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसीलिए एक बार जरा साड़ी खोल के दिखाना। क्यों अनामिका, अंदर गंदा साफ हुआ कि नहीं ये देखना है। उसकी ये बात सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। उसे गुस्से से देखते हुए वो कहती है, वो मैं कुछ करूँगी, पहले तुम साड़ी खोल के दिखाओ मुझे। इस तरह कहने पे रमेश साड़ी खोल के दिखाता है। साड़ी अंदर से पूरी तरह से फट चुकी थी। देखकर रमेश बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, पर अनामिका गुस्से से देखती है। यही आपका प्यार है मेरे लिए? नहीं अनामिका, लगता है साड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए 2-3 बार फटकारने पे साड़ी फट गई। लेकिन ये साड़ी तो आप ही लेकर आए थे और कहा था कि अनामिका ये देखो, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ी है। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था। आप एक साधारण साड़ी ले आए थे और मुझे ऐसे ही कह दिया था। हाँ बताइए। अनामिका के इस तरह से पूछने पे रमेश कोई जवाब नहीं देता और बस देखता ही रहता है। अगर इस तरह देखेंगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा बताइए? तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा पति बहुत सरल है। बहुत मजाक हो गया, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं लौट के आती हूँ मेरी अलमारी में ऐसी साड़ी होनी चाहिए, और नहीं तो। इससे पहले कि अनामिका अपनी बातों को खत्म करती, उससे पहले ही रमेश कहने लगता है, कपड़ों के साथ साथ मुझे भी बाहर फेंक दोगी तुम? चलो, कम से कम तुम्हें डर और इज्जत तो है। जाओ अभी जाके बिल्कुल ऐसी साड़ी लेकर आओ, नहीं तो ना मैं इस घर में रहूंगी और ना ही तुम्हें चैन से जीने दूंगी। अनामिका के कहने पर भागते हुए रमेश बाथरूम से बाहर निकलता है। उधर किचन में शारदा पूरी छान रही थी और प्रसाद सब्जी बना रहे थे। रमेश भागते हुए शारदा के पास जाता है।
माँ, जल्दी से 2,000 रुपए दे दो। कपड़े धोते वक्त अनामिका की साड़ी फट गई। अभी के अभी उसके लिए नई साड़ी लेकर आना है, नहीं तो मेरे कपड़ों के साथ घर से बाहर निकाल देगी। उसके मुंह में जो आ रहा है आजकल वही बोले जा रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे अब मैं सबक सिखा के रहूंगी। इस तरह गुस्से में सोच के बहू के पास तुम जाके बोल पाओगी? हमारी बहू को गुस्सा ज्यादा आता है, ऊपर से वो भला बुरा बोलती है जो हम सह नहीं पाएंगे। ये सुनकर शारदा बहुत डर जाती है। बेटा रमेश, मसाले के डब्बे में पैसे हैं, जितने पैसे चाहिए लेके जाओ, साड़ी ले आओ। इस तरह कहने पे रमेश मसाले के डब्बे से 2,000 रुपए लेके चला जाता है। शारदा प्रसाद किचन में अपना अपना काम खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। शारदा और प्रसाद पूरी और सब्जी ले आकर अनामिका के सामने रख देते हैं। आप इस तरह मेरा मुंह क्या देख रही हैं? पड़ोस दीजिए, खा के फिर मुझे बाहर जाना है। शारदा जल्दी से खाना पड़ोस देती है। प्रसाद पानी का बोतल लाके अनामिका के सामने रख देते हैं। अनामिका पूरी खाने लगती है। शारदा प्रसाद बिना पलक झपकाए अनामिका को ही देखते रह जाते हैं। ये देखकर अनामिका, इस तरह मुझे मत देखिए, नजर लग जाएगी। खाना पड़ोस देने के बाद इस तरह यहाँ पे खड़े मत रहिए, जाइए, जरूरत पड़ेगा तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगी। इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद हॉल की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका का पूरी सब्जी खाना खत्म हो जाता है। अब इधर देखिए। उसके कहने पे फिर से शारदा और प्रसाद अनामिका को देखने लगते हैं। माँ जी, मैं अपनी सहेली के साथ अभी बाहर जा रही हूँ, लंच के वक्त आऊंगी, इसीलिए मेरे पसंदीदा पकवान पका के रखिएगा। वैसे भी वो मेरे लिए साड़ी लाने गए हैं, लौटने पे याद दिला दीजिएगा कि मैंने उन्हें क्या क्या काम करने को कहा था। ठीक है बहू। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इस तरह अनामिका अपने गुस्से के बदौलत अपने सास ससुर पति से घर का सारा काम काज, खाना पकाना सब करवाती थी। अनामिका के ये तेवर अब तीनों ही सह नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन तीनों हॉल में बैठकर ये सोचते हैं कि अनामिका को कैसे इसके लिए सबक सिखाया जाए। जब बहू सोएगी उसके बालों को हम काट देंगे, क्या कहते हैं? जो भी करना है उसके जगे हुए हालत में करना है, तभी वो समझ पाएगी कि उसकी हरकतों की वजह से हम दुखी है और उस पे नाराज है। हाँ माँ, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा, हमें वैसा ही करना चाहिए। अनामिका को हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसके बालों को नहीं, उसकी जुबान को। उसी से हमें डांट फटका लगा के पूरा घर का काम काज करवाती है। रमेश की बातें सुन के शारदा प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। फिर देर न करते हुए चलो जल्दी अनामिका के पास हम चलते हैं। ऐसा कहने पर शारदा फूलों का पेड़ काटने वाला बड़ा सा कैंची लेती है और तीनों मिलके अनामिका के कमरे में पहुंचती है। पूरे चेहरे पे मेकअप पोत के अनामिका राक्षसी जैसी दिख रही थी। शारदा अनामिका के बालों को पकड़ के खींचती है। अनामिका सीधा नीचे गिर जाती है। रमेश अनामिका के गाल पे एक थप्पड़ लगा के उससे बदला लेता है, जिस वजह से अनामिका का गाल मानो कि लाल हो जाता है। अनामिका डर के मारे रोने लगती है। शारदा अनामिका के पैरों को अपने पैरों तले दबा देती है। ए जी, बहू का हाथ अच्छे से पीछे से पकड़िए तो। ऐसे कहने पे प्रसाद अनामिका के हाथ पीछे से कस के पकड़ते हैं। बेटा रमेश, अनामिका की जुबान को खींच के बाहर निकालो जरा। रमेश शैतान की तरह मुस्कुराते हुए अनामिका की जुबान को बाहर खींच के पकड़ता है। अनामिका को बहुत दर्द होता है, वो रोने लगती है। शारदा अपने उस बड़े से कैंची से अनामिका की जुबान को काट देती है। अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश शैतानों की तरह जोर जोर से हंसते हैं। ठीक उसी वक्त बिस्तर पे लेटी बहू अनामिका हड़बड़ा के नींद से उठ जाती है। वो घड़ी देखती है, समझ में आता है कि सुबह हो चुका है। हे भगवान, इस तरह बदला लेने वाला सपना मैंने सुबह सुबह देख लिया। क्या होगा? मेरे गुस्से के कारण मेरे पति, सास, ससुर सबका धैर्य अब खत्म हो रहा है। इससे पहले कि सुबह का सपना सच हो जाए, मुझे अब से घर का काम काज सब कुछ संभाल लेना होगा। इस तरह सोच के उस दिन से अनामिका सुबह सुबह नींद से उठ के खाना पकाना, घर का काम काज करना शुरू कर देती है। अनामिका में अचानक से इस तरह से बर्ताव आ गया है, ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग आश्चर्य थे और बस सोचते ही रह गए। चाहे जो भी हो, पर अनामिका के इस बदलाव से सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रात का वक्त था।
करीबन रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। अपने मिट्टी के घर के बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी होकर खुद के बनाए बांस के थैलों को वो गुस्से से देख रही थी और अनामिका अपना दांत कटकटा रही थी। हमने इस बांस की टोकरियों पे भरोसा किया, अब मेरी सासू माँ को इससे सबक लेना चाहिए। घर के इस तरफ हो या बाहर हो, उन्हें सिर्फ व्यंग्यात्मक बातों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जब जब इन बैगों को मैं देखती हूँ ना। इस तरह कहते हुए अनामिका उन बांस की टोकरियों को देख रही थी और दांत कटकटा रही थी। तभी उसे सासू माँ शारदा दिखती है। उन्हें देखकर, अभी सासू माँ, पूरा गांव सो गया है, अभी वो टोकरी के पास जा रही है। जो मैं सोच रही हूँ, क्या वही चीज सासू माँ भी सोच रही है? क्या वो टोकरियाँ जलाने के लिए आई है? इस तरह सोचते हुए वो शारदा को देखती है। शारदा एक टोकरी उठाती है और बड़े प्यार से कहती है, ये क्या टोकरी? जब से मुझे पता चला मैंने तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं किया। बस इतना पता है कि कैसे बनाओ जिससे तुम बहुत खूबसूरत देखने में लगो। हमने अपनी सारी इच्छाएं जरूरतें तुम्हें बताई है। एक समय था जब बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इस तरह से कहकर वो आंसू बहाने लगती है। ये सारी चीजें अनामिका खिड़की के पास से देख रही होती है। अरे माँ जी, उन टोकरियों को देखकर आप सारा दिन रोती है। अभी रात में भी उनके पास जाके रो रही है। रुकिए, मैं आती हूँ। इस तरह सोचती है। फिर अपने बच्चे हरीश और भाव्या, साथ ही अपना पति रमेश उसे देखती है और बिना किसी आवाज किए हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है अपनी सासू माँ शारदा के पास। तब तक बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी हॉल में आ जाते हैं। हमने सोचा था सास बहू को पता चलने से पहले हम टोकरियों पे मिट्टी का तेल डालकर जला देंगे। पर पिताजी, अनामिका कमरे में नहीं है। शायद वो टोकरियों के पास ही गई हो। ऐसा क्या? फिर सास बहू एक ही जगह होगी, टोकरियों के पास ही गई होगी। फिर हम अपने काम को अंजाम कैसे देंगे? तो अब क्या करे पिताजी? जब तक सास बहू आके सोती नहीं, हमें सोने का नाटक करना होगा। फिर जैसे ही सास बहू सो जाएगी, हम बाहर निकल आएंगे और इन्हें जला देंगे। पिताजी, फिर से आप एक बार सोच लीजिए, हम जो कर रहे वो सही है ना? बहुत सोच विचार करके ही मैंने ये फैसला लिया है। ये हमारी बातें सुने बिना ही अपनी मर्जी से टोकरी बनाई और बेचने के लिए गई। एक भी टोकरी बिकी नहीं। शाम हो गया तो ये घर लौट कर आ गई। चलो अभी सोने चलते हैं। इतना कहकर प्रसाद सोने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ रमेश भी अपने कमरे में चला गया। टोकरी के पास खड़ी थी शारदा। बहू अनामिका को आते देख वो अपना आंसू पोंछ लेती है। माँ जी, पिताजी और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि हम ये टोकरियाँ बनाकर बेचें। पूरी रात वो मुझसे लड़ाई किए हैं। अब मैंने एक फैसला लिया है। तो क्या तुम मिट्टी का तेल डालकर इन टोकरियों को जलाने का सोच रही हो? हाँ माँ जी। तो देर क्यों कर रही हो? जाओ, बेंच के नीचे मिट्टी का तेल रखा है, लेकर आओ और डालकर सबको जला दो। लेकिन केरोसिन का डब्बा तो किचन में होना चाहिए। ये बेंच के पास आया कैसे? तुम जो करने आई हो वही मैं भी करने आई थी। अगर तुम्हें बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन काटना है और तुम्हारे पिताजी के मार से मुझे बचना है तो हमें यही करना होगा। तो क्या माँ जी, पिताजी आपको रोज मारते हैं? इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती बहू। जाओ, बेंच के नीचे से मिट्टी का तेल लाके इन पे डाल के जला दो। इतना कहने के बाद अनामिका ज्यादा सोच विचार ना करके ही वो बेंच के पास चली जाती है। वहाँ बेंच के पास से केरोसिन का डब्बा उठाकर वो लेकर आती है। मेहनत से बनाई गई उन टोकरियों को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर देर किए बिना वो टोकरियों पर केरोसिन छिड़क देती है और माचिस जलाकर उन पर फेंक देती है। उन टोकरियों को आग में जलते देख ऐसा लग रहा था कि सास बहू खुद आग में जल जा रही हो। वो दोनों रोने लगती है। अपने बेडरूम के खिड़की से प्रसाद और रमेश ये सारी चीजें देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह शारदा पोता हरीश और पोती भावना को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। ठीक उसी वक्त हॉल में अनामिका प्रसाद और रमेश से कहती है, अजी पिताजी, आप लोगों के कहे मुताबिक हमने सारी टोकरियों को जला दिया। अब हम भी आप लोगों के साथ मजदूरी के लिए चलेंगे। हमारे लिए भी जरा बात कर लीजिएगा। टोकरियों को जलाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है बहू। 2 दिनों में हम काम ढूंढते हैं। ये कहकर प्रसाद और रमेश काम के लिए निकल जाते हैं।
तब तक बच्चों को तैयार करके बैग लेके शारदा हॉल में आती है। माँ जी, आज बिजली नहीं रहेगी, इसलिए कपड़े धोने के लिए मैं तालाब जाके आती हूँ। ठीक है बहू। फिर शारदा बच्चों को लेकर उन्हें स्कूल छोड़ने चली जाती है। वहाँ तालाब में जब अनामिका कपड़े धो रही होती है, तभी एक चमकीला बांस की टोकरी आकर अनामिका के पास रुकती है। ये क्या, कहीं से बहते बहते ये मेरे पास आ गया है। मुझे टोकरी नहीं चाहिए, जाओ जाओ। इतना कहकर वो उस टोकरी को पानी के बहाव के साथ बहा देती है। ऐसा करने के बावजूद वो टोकरी आगे जाती ही नहीं। अनामिका के पास आके वो रुक जाती है। अनामिका उस टोकरी को उठाकर, अरे ये क्या, ना कहने के बावजूद भी, टोकरी को बहाने के बावजूद ये यहीं पे है। अब इसे घर ले जाके मैं जला दूंगी। इतना कहकर वो उस टोकरी को लेती है और साथ ही धुले हुए कपड़ों को लेकर घर लौट जाती है। वो टोकरी को आंगन में रखती है और कपड़ों को रस्सी में सूखने के लिए डाल देती है। ठीक उसी वक्त बच्चे हरीश और भाव्या एक फल को खाने के लिए लड़ने लगते हैं। ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगी, इस तरह से कहकर। ये देखकर अनामिका उन दोनों के पास जाती है और गुस्से से कहने लगती है, कितनी बार कहा ना कि ऐसे वैसे लोगों से जाकर फल मत लिया करो। इस तरह से कहकर उनके हाथ से फल लेकर उस टोकरी में जाकर अनामिका रख देती है। बस पूरा टोकरी फलों से भर जाता है। बच्चे, अनामिका सभी आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तभी वो टोकरी हवा में उड़ने लगती है। देखो अनामिका, मैं एक मायावी टोकरी हूँ। टोकरियाँ बिक नहीं रही है, इसीलिए तुमने सब जला दिया था ना, उसी दुख में मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करूंगी, जैसे तुम लोग टोकरियाँ बनाया करती थी, या फिर तुम लोग इस टोकरी के फलों को बेचकर अपनी जीविका भी चला सकती हो। नहीं नहीं, टोकरियाँ नहीं चाहिए, हम मायावी फल बेच लेंगे। तथास्तु। इतना कहकर वो मायावी टोकरी फिर साधारण टोकरी बन जाती है। ये देखकर सासू माँ शारदा बहुत खुश होती है। उस दिन से अनामिका उस मायावी टोकरी के फलों को बेचकर जो पैसे कमाती थी, वो जाकर प्रसाद को दे दिया करती थी। पैसे पाकर प्रसाद बहुत खुश हो गए और अनामिका की बहुत प्रशंसा भी किए। तब से वो परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।